तो देखो एंशियंट हिस्ट्री हमने कर ली थी, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एंशियंट टाइम में छत्तीसगढ़ में बेसिकली जो किंगडम्स थे, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट किंगडम दैट रूल्ड इन द दक्षिण कोशल एंड द सेकंड किंगडम दैट रूल्ड इन महाकांतार। ठीक है। एंड हाउ द नेम महाकांतार इवॉल्व, तो बस्तर का नाम आपको पता होना चाहिए। रामायण काल में क्या था, महाभारत काल में क्या था, महाजनपद काल में क्या था, और मिडिवल हिस्ट्री में क्या था। क्लियर है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि दक्षिण कौशल में फ्रॉम 5th to 12th सेंचुरी, ठीक है, वेरियस, जल्दी आओ, वेरियस डायनेस्टी केम एंड रूल्ड इन दक्षिण कौशल। लेकिन महाकांतर का जो इतिहास है वो काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल डायनेस्टी ने रूल्ड फॉर अराउंड 600 ईयर्स, दैट इज नल डायनेस्टी। ठीक है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ नल डायनेस्टी? शिशुक। ठीक है। विलासतुंग कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है? नल डायनेस्टी। एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलासतुंग? राजीव लोचन मंदिर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है। उसके बाद फिर यदि हम दक्षिण कौशल की बात करें तो दक्षिण कौशल हैज़ बीन गवर्न बाय वेरियस रूलर्स। It is believed that the ancient ruler of Dakshin Koshal were Rajshri Tulya. They started their reign in 4th century. ठीक है। 4th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया था, बट दे वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ शरभपुरी डायनेस्टी ऑल्सो। ठीक है। देन these two are the main dynasties that ruled in Dakshin Koshal. Then Sharapuri dynasty was replaced by Pandu Vansh. Clear है? Pandu Vansh further replaced by Pan dynasty. So this is the chronology of Dakshin Koshal. And then with the fall of Ban dynasty and the rise of Kalchuris, it marks the beginning of medieval history in Chhattisgarh. Clear है? इनके कैपिटल्स पूछा जाएगा आपसे, तो नल वंश का कैपिटल पुष्करी था, विच इज प्रेजेंट भोपालपट्टनम। ठीक है। फिर पर्वत द्वारक, देवभोग, कैपिटल याद रखिएगा। राजश्री तुल्य आरंग, सरबपुरी सारंगगढ़, बाण वंश का पाली, पाली इज इन कोरबा। ठीक है। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, इनका पूरा डिटेल्स वगैरह हो चुका है। अब आप ध्यान दीजिए हाउ बाण डायनेस्टी कोलैप्स्ड एंड देन द राइज ऑफ कलचुरीज। अब देखो जो कलचुरी किंगडम है ना, छत्तीसगढ़ में कलचुरी किंगडम काफ़ी बाद में आता है, यानी लगभग 950 या 1000 एडी में एंटर करता है छत्तीसगढ़ में। बट कलचुरी जो डायनेस्टी है, इट स्टार्टेड इट्स रूल इन 4th और 5th सेंचुरी, तब से उनका रूल स्टार्ट हो चुका है। एंड कलचुरीज वेयर बेसिकली बिलोंग टू त्रिपुरी जबलपुर। ठीक है। चलो, तो आप लिखिए राइज ऑफ कलचुरीज इन इंडिया। पहले कलचुरीज इंडिया में आए और फिर इंडिया के बाद छत्तीसगढ़ में कैसे उनकी शाखा या ब्रांच डेवलप हुई, उस पर देखते हैं। कलचुरीज इन इंडिया, टाइम से नहीं आओगे ना मैं वापस भेज दूंगा। ठीक है। चलो, तो देखो कलचुरी डायनेस्टी स्टार्टेड इन 550 एडी एंड दे रूल टिल 750 एडी। यदि मैं पूरे भारत की बात करूं तो कलचुरी स्टार्टेड देयर रीन फ्रॉम 550 एंड दे रूल टिल 750 एडी। इसमें पूरा 750 तक नहीं बना है। 750 यानी कितने साल का इतिहास है इनका? 1200 सालों का इतिहास है। ठीक है। तो कलचुरी डायनेस्टी स्टार्टेड से रीन इन एंशियंट हिस्ट्री एंड दे कंटिन्यू टिल मिडिवल एंड ऑल्सो इन मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो। समझ आई बात? 1200 साल का इतिहास है। ठीक है। चलिए, तो आप लिखिए अब कलचुरीज इन इंडिया। तो कलचुरी डायनेस्टी वाज लेड, द फर्स्ट रूलर, द प्रिमिटिव मैन ऑफ कलचुरी डायनेस्टी वाज कृष्ण राज। कृष्ण राज। जो इनका टाइमलाइन है वो याद रखिएगा, ऊपर टाइमलाइन आप देख सकते हो। इट इज फ्रॉम 550 टू 575 एडी। और यदि इसको हम इंडिया के टाइमलाइन पर देखें, मैं नोट करने का टाइम दे दूंगा प्लीज़, अभी समझा रहा हूँ तो बोर्ड में देखा करो, है ना। नोट करने का टाइम मैं आपको दूंगा। यदि आप इसको इंडिया के टाइमलाइन पर, जल्दी बैठो, कल से यदि आप 2:30 के बाद आ रहे हो ना, देखो 2:45 ये सब ना एकदम अनएक्सेप्टेबल है। ये क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं, सब क्लास में भी आ जाता है फिर। चलो ध्यान दो,
यदि आप इंडिया की हिस्ट्री में देखोगे तो इंडिया में उस समय कौन रूल कर रहा होता है? गुप्तास। ठीक है, गुप्ता इसके बाद कौन आ गया? हर्षवर्धन। तो जब इंडिया में गुप्ताज और हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी, उसी समय कौन सी डायनेस्टी डेवलप होती है? कलचुरीज। ठीक है, सो इट इज बिलीव्ड दैट कृष्णराज हैज डिफीटेड द लीनिएज ऑफ गुप्ताज एंड हर्षवर्धन एंड लेड इट्स फाउंडेशन। ठीक है, सो द फर्स्ट द प्रिमिटिव मैन ऑफ कलचुरी डायनेस्टी इज कृष्णराज। यदि आप इसका एरिया देखोगे तो इसने सेंट्रल इंडिया में रूल किया था, एंड क्योंकि ये कल्चुरीज की पहली विंग डेवलप हुई थी, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? अर्ली कल्चुरीज। ठीक है, बट द रियल फाउंडेशन ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी वॉज लेड बाई शंकरगण वन। तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, द फर्स्ट रूलर ऑफ कल्चुरी वॉज कृष्णराज. He defeated Guptas and Harshvardhana to lead his own dynasty in central India, basically गुजरात एंड मालवा रीजन. ये सब मैं आपको, मालवा प्लेटो, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ पे क्या लोकेटेड है. ठीक है, सो इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ कल्चुरीज इन इंडिया. देन कल्चुरीज, कृष्णराज वॉज फॉलोड बाई Shankargan one, and he is the real founder of Kalchuri dynasty. He consolidated the Kalchuri dynasty. ठीक है, तो नाम आप नोट कर लीजिएगा. गेट द स्लाइड ऑल्सो, स्लाइड में आपको दे दूंगा. आप सिर्फ यहाँ पे नाम याद करिएगा. कृष्णराज शॉर्ट हैंड में लिखिएगा. ही एक्वायर्ड द टेरिटरीज ऑफ गुप्ताज एंड हर्षवर्धना टू लेड द फाउंडिंग स्टोन ऑफ कल्चुरीज इन इंडिया. अभी कल्चुरीज इन छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं, पहले इंडिया में, फिर छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो, फिर 575 से 600 एडी तक. देखो टाइमलाइन हो सकता है किसी बुक्स में आगे पीछे मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत डिस्क्रिपेंसी है. तो जो मानक बुक है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और ये आपको इसी क्रोनोलॉजी में याद रखना है इसको, है ना. उसके बाद 575 से 600 एडी में कौन आया? शंकरगण टू, एंड ही कंसोलिडेटेड द कल्चुरी डायनेस्टी. देखो लिखा है ना, शंकरगण टू अडॉप्टेड द टाइटल्स ऑफ गुप्ता, एम्परर स्कंदगुप्त. This suggests that he conquered Western Malwa, which was formerly under Gupta authority. ठीक है, probably his kingdom includes the present day Gujarat. ये याद रखिएगा. Like his father, मतलब कृष्णराज was his father. So like his father, he assumed the title of, ये आपसे पूछ सकता है, परम महेश्वरा. तो परम महेश्वरा का टाइटल इसने अडॉप्ट किया था, which reflects that he was a devotee of Shiva. Shivites थे ये, his father and him both. ठीक है, कई बार प्री में आपको ना ऑर्डर अरेंज करने देता है, शंकरगण, बुद्धराज और कलिंगराज और कृष्णराज. तो सबसे पहले कौन आया? कृष्णराज. उसके बाद कौन आया? शंकरगण. और दोनों ने ही किसकी उपाधि ली थी? परम महेश्वरा, विच मीन्स द डिवोटी ऑफ शिवा. सो दे वर द शेवाइट्स. ठीक है, चले आगे. ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप कृष्णराज, शंकरगण वन. शंकरगण वन लिखिएगा ना इसे, आगे शंकरगण टू भी आने वाला है, तो वन लिखिएगा. द नेक्स्ट इन द लीनिएज ऑफ कल्चुरी इज बुद्धराज. ठीक है, चलिए अब देखो, बुद्धराज जब डायनेस्टी में आता है तो देखो उसके आसपास कौन कौन सी डायनेस्टीज और डेवलप हो चुकी हैं. सबसे मेन याद रखिएगा यहाँ पे चालुक्यास, चालुक्यास और परमरास. परमरा, प्रतिहारा, चालुक्या, इनसे अब डायरेक्ट भिड़ंत होती है किसकी? कल्चुरीज की. क्लियर है? और ऐसा माना जाता है कि बुद्धराज वॉट बैडली डिफीटेड बाई चालुक्या. चालुक्या का जो राजा था पुलकेशिन टू, ही डिफीटेड बुद्धराज, एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ कल्चुरीज. समझ आई बात? जो चालुक्या का जो राजा था उसने किसको डिफीट किया? बुद्धराज को. और कुछ समय काल के लिए कल्चुरी वंश खत्म हो गया. ठीक है, लगभग 275 सालों का जो इतिहास है, 620 एडी के बाद, यानी आफ्टर द रीन ऑफ बुद्धराज,
275 सालों का जो इतिहास है इसे डार्क एज ऑफ कल्चुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन प्री में आपसे पूछ सकता है कि किस राजा के बाद कल्चुरी वंश का डार्क एज स्टार्ट हुआ? तो व्हाट विल बी द आंसर? बुद्धराज। एंड हु डिफीटेड बुद्धराज? हाँ, पुलकेशिन शायद ना पूछे, लेकिन आपसे डायनेस्टी का नाम जरूर पूछेगा, चालुक्यास। क्लियर है? इसमें प्री में, मेंस में, सब में सवाल आते हैं ना, तो इसको अच्छे से नोट करते जाना। और एक स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। कई बार प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि लिस्ट द रूलर्स ऑफ कल्चुरीज इन इंडिया, तो फिर आपको कृष्ण राज से चालू करना पड़ेगा। समझ आई बात? ठीक है, चलो। उसके बाद 275 सालों का इतिहास नहीं है और इसे अंधकार युग कहा जाता है, द डार्क एज ऑफ कल्चुरीज डायनेस्टी। चलो, उसके बाद आपको दो इंपॉर्टेंट कल्चुरी लीडर्स के नाम याद रखने हैं जिन्होंने डार्क एज के बाद कल्चुरी को कंसोलिडेट किया। दैट इज फ्रॉम ईयर 875 टू 900 AD. In between these two, 620 and 875, there is no details of Kalchuri dynasty. It is believed that it was the first dark age of Kalchuri dynasty, which began after the reign of Buddharaj. Buddharaj was preceded by Shankargan 1 की 4, and Shankargan 1 was preceded by कृष्णराज। ठीक है, ओके। तो अगला लिखो, कंसोलिडेशन ऑफ कल्चुरीज इन इंडिया, दैट इज फ्रॉम 875 टू 900 AD। ये समय काल जो है 875 से लेकर 900 AD तक का, इट मार्क्स द कंसोलिडेशन पीरियड ऑफ कल्चुरीज, and two main kings are responsible for that, two main rulers are responsible for its consolidation। नाम याद रखना, माहिष्मन और वामराज। नोट कर लेना, माहिष्मन और वामराज। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेशन ऑफ कल्चुरीज फ्रॉम 875 AD टू 900 AD। इनके पहले अंधकार का युग था, कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, अब देखो, अब माहिष्मान के नीचे कौन सी डायनेस्टी लिखी है डायनेस्टी, और वामराज के नीचे क्या लिखी है? चेदी डायनेस्टी। तो जब कंसोलिडेशन हो रहा था कल्चुरीज का, सो दे डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज है डायनेस्टी एंड द सेकंड ग्रुप इज चेदी डायनेस्टी। इट इज बिलीव दैट है डायनेस्टी इज द नेम, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ अर्ली कल्चुरीज। अर्ली कल्चुरीज को क्या बोला जाने लगा? है डायनेस्टी। इसलिए बोले जाने लगा क्योंकि जो माहिष्मन है, he said that he belongs to the previous lineage of कल्चुरीज, यानी बुद्धराज जो कल्चुरीज खत्म हो चुके थे उन्हीं के लीनिएज को ये बिलोंग करता था। ठीक है, सो दे आर अर्ली कल्चुरीज। कौन सी डायनेस्टी? है डायनेस्टी। और चेदी डायनेस्टी को क्या बोला गया? लेटर कल्चुरीज। ठीक है, सो आफ्टर द रीन ऑफ बुद्धराज, द कल्चुरी वॉज डिवाइडेड इंटू टू विंग। The first wing was Hai dynasty and the second wing was Chedi dynasty. Hai dynasty went for the southern conquests, यानी कर्नाटका के रीजन में या कोंकण के रीजन में ये जाकर के कॉन्क्वेस्ट करा इन्होंने। तो ये आपके छत्तीसगढ़ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से कौन सी इंपॉर्टेंट है? चेदी डायनेस्टी। ठीक है, बट इनके बारे में फाउंडर जो था उसके बारे में लिख, है डायनेस्टी का जो रूलर था, जो फाउंडर था, वो था माहिष्मान था एंड हिज कैपिटल वाज माहिष्मती। तो है डायनेस्टी को कई बार माहिष्मती कल्चुरीज भी कहा जाता है, अर्ली कल्चुरीज भी कहा जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय दीज नेम्स। ठीक है, क्लियर? एंड है डायनेस्टी बेसिकली वेंट फॉर सदर्न कॉन्क्वेस्ट। तो इनका जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन था, इनका जो मेन रीन था, जो मेन किंगडम था, इट वाज कर्नाटका। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी चेदी डायनेस्टी इन डिटेल। इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ये है डायनेस्टी आपने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चालुक्यास, गुर्जर प्रतिहारास, चंदेलास, ये सब नहीं करना है अभी, क्योंकि आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी कर रखा है, सॉरी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब आप हेडिंग लिख दो, चेदी डायनेस्टी।
चेदी डायनेस्टी ऑब्लिक त्रिपुरी कलचुरी। तो चेदी कलचुरीज को ही क्या कहा जाने लगा? त्रिपुरी कलचुरीज, क्योंकि चेदी डायनेस्टी ने अपना कैपिटल किसे बनाया था? त्रिपुरी। लिखिए अब आगे। द फाउंडर ऑफ त्रिपुरी डायनेस्टी या फिर द फाउंडर ऑफ चेदी ब्रांच ऑफ कल्चुरीज या चेदी डायनेस्टी वॉज वामराज। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हु इज द प्रिमिटिव मैन या हु लेड द फाउंडिंग स्टोन ऑफ त्रिपुरी डायनेस्टी ऑफ कल्चुरी? तो आंसर शुड बी वामराज। ठीक है। बट द रियल कंसोलिडेशन वॉज डन बाई कोक्कल वन। कोक्कल देव लिख लेना, कोक्कल देव वन। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ त्रिपुरी। त्रिपुरी इज प्रेजेंट डे तीवर। प्रेजेंट डे क्या नाम है उसका? तीवर, विच इज प्लेस नियर जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो अब इन्हीं की एक शाखा आगे चल के अभी आप देखोगे, इन्हीं की एक ब्रांच कहाँ पे आती है? छत्तीसगढ़ में। और फिर छत्तीसगढ़ में वो दो में डिवाइड होते हैं, दैट इज रतनपुर एंड रायपुर। बट देयर ओरिजिन इज फ्रॉम तीवर, तीवर और फिर त्रिपुरी। And who was the primitive man who laid the founding stone? Vamraj. And who is responsible for consolidation? Kokkal Dev one. कोक्कल देव वन। क्लियर है यहां तक? पक्का? ये हम लोग कौन से टाइमलाइन की बात कर रहे हैं? फ्रॉम 875 टू 900 एडी। क्लियर है? श्योर? ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि पहले वामराज आया था कि कृष्ण राज आया था? कृष्ण राज आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। पहले शंकरगण वन आया था कि कृष्ण राज आया था? क्लियर? पहले बुद्ध राज आया था कि कोक्कल देव आया था? ठीक है। प्री में ऐसे सवाल पूछेगा आपसे। हाँ, मेंस में आपको इसकी ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा। है डायनेस्टी क्या होती है, चीदी डायनेस्टी क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के फाउंडर्स कौन है, ये सब आपको मेंस में पूछ सकता है। चलें आगे। क्लियर यहाँ तक? चलो, मैं अभी नहीं बता रहा, इतने धीरे धीरे बता रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं बता सकता। ठीक है। अगला क्या लिखोगे? शंकरगण टू। द नेक्स्ट इन द लाइन इज शंकरगण टू। तो शंकरगण टू किसके बाद आता है? कोक्कल देव के बाद, या कोक्कल वन के बाद। कोक्कल देव वन के बाद कौन आता है? शंकरगण टू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के परस्पेक्टिव से, बिकॉज ही इज द कल्चुरी किंग, ही इज द कल्चुरी रूलर या त्रिपुरी कल्चुरी रूलर हु लेड द फाउंडिंग स्टोन ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो इसको लिख लो अच्छे से। शंकरगण टू वॉज preceded by Kokal Dev one, and he conquered Pali. He conquered Pali. ठीक है। विच इज प्रेजेंट डे कोरबा। तो याद रखना, पहले वो रतनपुर ऑप्शन में रहेगा कि शंकरगढ़ रतनपुर आकर के जीता था। रतनपुर ना रायपुर, क्या जीता था वो? पाली। और पाली में पहले कौन था? मैंने बताया था आपको, बाण डायनेस्टी। ठीक है। दक्षिण कौशल का एक एंशियंट हिस्ट्री मैंने पढ़ा था, किंगडम बाण डायनेस्टी। और बाण डायनेस्टी के फॉल के साथ ही देयर इज राइज ऑफ कल्चुरीज इन इंडिया, छत्तीसगढ़, एंड इट मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम एंशियंट छत्तीसगढ़ टू मिडिवल छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये सब स्टोरी लाइन याद रखिएगा। सो शंकरगढ़ टू कैप्चर्ड पाली एंड लेड द फाउंडिंग स्टोन ऑफ कल्चुरीज इन छत्तीसगढ़। लेकिन वो कॉन्क्वेस्ट करके वापस चला जाता है, एंड इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सोम डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था कि सोम एक ऐसा साम्राज्य है, सोम डायनेस्टी, विच स्टार्टेड इट्स रीन फ्रॉम एंशियंट एंड इट कंटिन्यूड टिल मॉडर्न टाइम्स या मिडिवल हिस्ट्रीज। क्लियर है? सोम के अलग अलग शाखाएं पढ़ी थी ना हमने। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैकाल की जो शाखा है, जो मैकाल ब्रांचेस ऑफ सोम डायनेस्टी है, इट वाज इन एंशियंट टाइम्स। लेकिन जो कांकेर है और जो ओडिशा ब्रांच है सोमवंश की, वो कहाँ पे आती है? मिडिवल हिस्ट्री। क्लियर है? तो कांकेर के सोमवंशी आकर के इस एरिया को क्या करते हैं? उड़ीसा के सोमवंशी आके क्या करते हैं? दे रिकैप्चर्ड इट अगेन। किसको रिकैप्चर कर लिया उन्होंने? पाली को, जिसको किसने जीता था? शंकरगढ़। क्लियर है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि फाउंडर कौन है, तो इसलिए फाउंडर के नाम में शंकरगढ़ का नाम नहीं लिखा होता बुक्स में। बुक्स में नाम लिखा होता है कोक्कल देव टू का। तो आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद लक्ष्मण राज एंड कोक्कल देव टू। कोक्कल देव वन कौन था? कोक्कल देव वन हु इज द रियल फाउंडर ऑफ
तो ऐसे याद रखना कि कलचुरीस को त्रिपुरी में किसने स्थापित किया था, कोक्कल देव वन, लेकिन कलचुरीस को छत्तीसगढ़ में किसने स्थापित किया, शंकरगढ़ टू। ठीक है, अब कोक्कल देव ने क्या किया, ध्यान से देखो। लक्ष्मण राज, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट रूलर्स के नाम लिखो, लक्ष्मण राज और कोक्कल देव, लक्ष्मण राज और कोक्कल देव। These two rulers are responsible for recapturing Pali from Som dynasty. They recaptured Pali from सोम डायनेस्टी, और ब्रैकेट में लिखना सोम डायनेस्टी का कौन सा विंग, ओडिशा या कांकेर विंग। 3 विंग है, ओडिशा, कांकेर एंड माइकाल। ठीक है, तो अगेन अब पाली में किसका रूल आ गया, कलचुरीज का। ठीक है, अब यहां से कहानी आगे बढ़ेगी, ध्यान से समझो। कोक्कल देव टू हैड मेनी सन्स, लगभग उसके 18-20 बच्चे थे। ठीक है, उसमें से एक लड़का, उसमें से एक, वन ऑफ हिज सन वाज कलिंग राज। तो कॉन्क्वेस्ट करने के बाद ही गेव द अथॉरिटी ऑफ छत्तीसगढ़ टू कलिंग राज। यदि आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में पहला कलचुरी शासक, ऑफिशियल रूलर कौन था, तो कौन था, कलिंग राज। किसका बेटा था वो, किसका बेटा था, सब नहीं पूछता है, सिर्फ आपको मैं क्रोनोलॉजी याद करने के लिए बता रहा हूँ। अब प्री में ऐसे सवाल नहीं आता कि कोक्कल देव का लड़का कौन था, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल रूलर ऑफ कलचुरीज इन छत्तीसगढ़, तो आपका आंसर क्या होगा, कोक्कल देव। ठीक है, और पहली बार छत्तीसगढ़ में कलचुरीज डायनेस्टी को लेके कौन आया था, शंकरगढ़। किसको डिफीट किया था, बाण डायनेस्टी। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो ट्रांजिशन पे क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी फैक्ट उठा के नहीं पूछेगा आपसे, जहां भी ट्रांजिशन हो रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे है वंश और चेदी डायनेस्टी, ये भी ट्रांजिशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है कलचुरीज का, इसीलिए यहाँ से सवाल उठता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो एक बार देख लो, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले द प्रिमिटिव मैन ऑफ कलचुरी डायनेस्टी वाज कृष्णराज। He captured the some of the territories of Guptas and Harshvardhana and laid the foundation of Kalchuris. Then the consolidation of Kalchuri was done by Shankargan 2. One. Shankargan 1. Then Shankargan was followed by Buddharaj, और बुद्धराज got defeated, badly defeated by Chalukya's king. ठीक है, हाँ, Pulkesin to Chalukya dynasty. As a result, it marked the temporary end of Kalchuris. For approximate 275 years, there is no detail of Kalchuri dynasties, and this period is known as Dark Age 1 of Kalchuri. अभी दूसरा भी Dark Age आने वाला है, क्योंकि 1200 साल का इनका समय अवधि है ना। 1200 इज क्वाइट अ लॉन्ग ईयर, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इसमें कई बार डार्क एज आएगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द डार्क एज द कंसोलिडेशन ऑफ कलचुरीज was done by 2 dynasty, Hai and Chedi dynasty. Hai dynasty was Mahisman, who led the foundation of Mahismati, the capital of early Kalchuris, and then later Kalchuris known as Chedi Kalchuris. Chedi Kalchuris built their capital at Tripuri, which is present day Tivar near Bhopal. ये सब पूछ सकता है आपसे। ठीक है, वामन राज, but the real founder was Kokkal Dev I. Kokkal Dev I sent Shankargan II to conquest Pali in Chhattisgarh, and Shankargan II, after conquering it, he left back, and it gave an opportunity to Som dynasty, which recaptured it. Then again, with the effort of Kokkal Dev I and Lakshman Raj, they reclaimed their authority. ठीक है, and they appointed one of the son of Kokkal Dev II, that is Kaling Raj, to rule this dynasty in Chhattisgarh. So the first ruler or the first representative of Kalchuri wing was Kaling Raj in Chhattisgarh. अब देखना आगे क्या होगा कि जब आप किसी को ऑटोनॉमी देते हो, सपोज मैंने आपको बोला कि आप इस एरिया को रूल करो, और मैं यदि उसको कंट्रोल ना कर पाऊँ, रेगुलेट ना कर पाऊँ, तो आप अपनी ऑटोनॉमी स्टार्ट कर दोगे, विल स्टार्ट फॉलोइंग माई ऑर्डर्स। सेम थिंग हैपन विद कलचुरी विंग। कलचुरी डायनेस्टी ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में अपनी डायनेस्टी स्थापित कर दी, बट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखा, उनको ऑटोनॉमी दे दी, उनको मंडलेश्वर की उपाधि दे दी। अब धीरे धीरे आगे आप इतिहास में देखोगे, दे स्टार्टेड डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ त्रिपुरीज, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में 2 अधिपत्य स्थापित होते हैं। कौन कौन से,
रतनपुर और रायपुर। ठीक है, चलो अब आप लिखो कलचुरी इन छत्तीसगढ़। कलचुरी इन छत्तीसगढ़ है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टाइम लाइन याद रखिएगा 1000 AD टू 1020 AD है ना। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी की जो स्थापना है वो 1000 AD में होती है। और द फर्स्ट रूलर वॉज कलिंगराज। तो देखो ही वॉज द फाउंडर ऑफ कलचुरिन डायनेस्टी। ही मेड, अभी तक क्या था, पाली को रूल कर रहे थे वो। डिस्ट्रिक्ट कोरबा ही है, कोरबा में ही पाली के बगल में तुम्मान है। तो ही मेड तुम्मान, ब्रैकेट में आप कोरबा लिख लेना, एज हिज कैपिटल। सो द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कलचुरी इन छत्तीसगढ़ वॉज नीदर रतनपुर नॉर रायपुर। क्या थी? तुम्मान। तो ये एक्सेप्शन है, लगता है कि रतनपुर या रायपुर होगी जब वो शाखा है तो, बट द राइट आंसर इज तुम्मान। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द 18 सन ऑफ कोकल देव, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ ये याद रखना, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है? रतनपुर इंस्क्रिप्शन और अमोड़ा कॉपर प्लेट। अमोड़ा इज अ प्लेस नियर इन कोरबा इटसेल्फ। तो अमोड़ा कॉपर प्लेट और रतनपुर इंस्क्रिप्शन। रतनपुर इंस्क्रिप्शन से किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? कलिंग राज के बारे में। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी फॉरेन ट्रैवलर यदि छत्तीसगढ़ आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक चाइनीज ट्रैवलर आया था पहले, क्या नाम था उसका? हुनसैंग। उसने छत्तीसगढ़ का नाम क्या दिया था? इयासु। गुड। उसकी बुक का नाम क्या था? हाँ, ये कई बार प्री में पूछा है कि सीयूकी में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। तो कौशल से या कियासु याद रखना। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे भी एक फॉरेन ट्रैवलर था, उसका नाम याद रखना, अल बरूनी। एंड अल बरूनी मैंशनड अबाउट कलिंगराज इन हिज बुक ताहिके हिंद। तो ताहिके हिंद में अल बरूनी ने किसके बारे में जिक्र किया है? कलिंगराज के बारे में जिक्र किया है। और जब कहीं भी किसी भी रूलर का नाम मेंशन होता है किसी भी ट्रैवलॉग में, किसी भी ट्रैवल बुक में, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये नोट कर लें। अभी देखो ये जो टेम्पल है ना महिषासुर मर्दानी, एक्चुअली ये ना बहुत डिबेटेबल इशू है कि इसको एक्चुअली बनाया किसने था। अब जैसे यहाँ पे इसके नीचे नाम लिखा है, आगे आप कई कल्चुरीज रूलर को देखोगे जो क्लेम करते हैं कि हमने बनाया है। तो इट इज स्टिल अ क्वेश्चन कि बनाया किसने था। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है महिषासुर मर्दानी टेम्पल? जैतुरगढ़। देखो, हाँ सही बोल रहे हो, एक टेम्पल कई जगह हो सकता है बाय द सेम नेम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? महिषासुर मर्दानी जैतुरगढ़। ठीक है, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे पूरे, कौन से नगारा स्टाइल का टेम्पल है, नगारा स्टाइल क्या होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो चाहो तो अभी इसको स्किप भी कर सकते हो, बस आप याद रखना फाउंडर कलिंगराज था और उसका नाम कहाँ मेंशन था? अलबरूनी की बुक तारिके ताहिके हिंद में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? पक्का? चलो, तो आप 1020 AD में आ गए हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला रूलर है छत्तीसगढ़ में कलचुरी डायनेस्टी का। अगला कौन आएगा? कमल राज। अगला रूलर कौन है? कमल राज। अभी तक देखो कहीं पे भी ना ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आई है, कोई ना लड़ाई नहीं हुई है त्रिपुरी और छत्तीसगढ़ के कल्चुरीज में। अब धीरे धीरे वो डेवलप होगा, देखना आगे कैसे होगा, ध्यान दो। तो कलिंग, के फॉर कलिंग, के फॉर कमल। तो कलिंग के बाद कौन आया? कमल राज। ही ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड छत्तीसगढ़ फ्रॉम तुम्बान। ही डिडंट चेंज द कैपिटल। कैपिटल कब चेंज होगा? रतनपुर के टाइम पे। अभी अगला वही है। अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या सवाल आता है? इससे सवाल एक तो आपको क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि किसके बाद आया था। इसके अलावा याद रखना इसी के समय में जो त्रिपुरी शाखा का, यहाँ पे मान लो त्रिपुरी शाखा है, जो कलचुरी की त्रिपुरी शाखा का जो राजा था गंगदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि गंगदेव के टाइम पे त्रिपुरी का मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ था। ही एक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज फ्रॉम चालुक्यास, फ्रॉम काकतीयस, फ्रॉम चंदेलास। किसने? गंगदेव। ठीक है, और अभी कलचुरीज वेयर द अंडर द रेन ऑफ त्रिपुरी। जो छत्तीसगढ़ की कलचुरी है वो त्रिपुरी शाखा के ही अंदर, उसकी अथॉरिटी में काम कर रहे हैं। तो कमल राज असिस्टेड गंगदेव फॉर हिज
सदर्न कॉन्क्वेस्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गंगदेव कौन सा रूलर था? त्रिपुरी, जो जबलपुर के पास है, वो वाले कलचुरी का रूलर था। और इसको असिस्ट किसने किया? कमल राज, जो कहां से रूल कर रहा था? छत्तीसगढ़ से, तुम्बान से। समझ आई बात? क्लियर है? तो ये पूछा जाता है कि विच रूलर इन छत्तीसगढ़ या विच कल्चुरी रूलर इन छत्तीसगढ़ असिस्टेड गंगदेव इन इज सदर्न कॉन्क्वेस्ट। तो क्या आंसर होगा उसका? कमल राज। अब सदर्न कॉन्क्वेस्ट में क्या आता है उसका मतलब समझ लो, पहले नोट कर लो ये फैक्ट, कई बार आपको पूछा हुआ सवाल। अब देखो, जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे भीमा रिवर और गोदावरी रिवर, ये भीमा गोदावरी रिवर और ये भीमा रिवर, इनके जो बीच का एरिया है, ठीक है, इनके जो बीच का एरिया है, इसको कल्याणी कहा जाता है, कल्याणी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गंगदेव था, जब वो कल्याणी को रूल करने आ रहा था, कल्याणी को कॉन्क्वेस्ट करने आ रहा था, तो उसको एक बीच में सब स्टेशन चाहिए ना, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से काउंटर करना मुश्किल था, छत्तीसगढ़ के पास है एरिया। तो यहाँ पे किसने हेल्प किया? कमल राज ने। तो आप बोल सकते हो कि कल्याणी विच इज द पार्ट ऑफ चालुक्य किंगडम, तो ही असिस्टेड गंगदेव इन इज सदर्न मार्च, एंड सदर्न मार्च स्पेसिफिकली कौन से किंगडम को जीतने के लिए किया गया था? चालुक्य। आपको स्टार्टिंग में याद होगा बुद्ध राज और चालुक्यस का भी लड़ाई हुई थी। सो देयर वाज फ्रीक्वेंट स्ट्रगल बिटवीन कल्चुरीज एंड चालुक्यस। ठीक है, समझ आई बात? तो गंगदेव का नाम याद रखना, वो त्रिपुरी शाखा का रिप्रेजेंटेटिव था, और उस हु असिस्टेड हिम? कमल राज इन हिज सदर्न कॉन्क्वेस्ट टू एक्वायर द टेरिटरी ऑफ कल्याणी विच वाज विद इन द रीन ऑफ चालुक्यस। ठीक है, क्लियर? चले आगे, टाइमलाइन में हम कहाँ चले गए? आगे आके 1020 से 1045 तक। आपसे कभी टाइम नहीं पूछेगा कि कमल राज ने कितने साल के लिए रूल किया, बताओ, ये सवाल नहीं आएगा। वो सिर्फ आपके दिमाग में टाइमलाइन बैठी रहे, कौन किसके बाद आया था, कैसे स्टोरी प्रोसीड कर रही है, वो बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कलिंग राज पहले आया था कि कमल राज? कलिंग राज, हाँ, कलिंग राज पहले आया था, तो उसका आपको कब वो एंटर किया, कब उसका रेन स्टार्ट हुआ, वो पता होना चाहिए, 1000 AD। ठीक है, और उसको किसने रिप्रेजेंटेटिव बनाया था छत्तीसगढ़ में? कोकल देव वन की टू? टू। और कोकल देव वन कौन है? हु इज द रियल फाउंडर ऑफ तलपुरी, त्रिपुरी डायनेस्टी। ठीक है, उसके पहले वामराज था, द प्रिमिटिव मैन। चले आगे, चलो, अब आप लिखो स्टार मार के, अगला टाइमलाइन लिखिएगा 1045 से 1065 AD, और रूलर कौन आया? रतन देव, रतन देव। चलो, तो जाजल देव, ये भी आगे आएगा। जाजल देव एक और रूलर है कलचुरी डायनेस्टी में, नेक्स्ट रूलर है वो। तो जाजल देव का जो समय काल है वो आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस है। तो फ्रॉम हिज इंस्क्रिप्शन इट इज एविडेंट फ्रॉम जाजल देव इंस्क्रिप्शन दैट रतन देव वन वॉज सन ऑफ कमल राज। तो ये जो लीनिएज है ना, कि कमल राज के बाद कौन आया? रतन देव, ये लीनिएज हमें कहां से पता चला? जाजल देव इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही मेड रतनपुर एज कैपिटल। अभी तक कहां से गवर्न हो रहा था? तुमन, विच इज प्रेजेंट नियर टू कोरबा। ठीक है, सो ही मेड कैपिटल रतनपुर प्रेजेंटली इन बिलासपुर। ही मेड कैपिटल रतनपुर इन विच ईयर? 1050 AD, 1050 AD। इसका रेन आप देख सकते हो, 1045 से 1065 तक का है। तो 1050 में ही ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम तुम्बांग टू रतनपुर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल यहीं से बन सकता है कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ के रूलर ने तुम्बान से गवर्न किया। ये कई बार पूछा है, तो याद रखना, कलिंग राज, कमल राज, एंड फॉर सर्टेन ड्यूरेशन रतन देव वन ऑल्सो। रतन देव वन लिखेगा, टू भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा। ठीक है, तो हु आर ऑल द रूलर्स हु गवर्न छत्तीसगढ़ या कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम तुम्बान? कलिंग, कमल, एंड पार्शियली रतन देव वन। ठीक है,
अगला लिखो, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर हिज मैरिटल अलायंसेस, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर हिज मैरिटल अलायंसेस, ठीक है, तो ये क्वाइट टेरिटरी थ्रू मैरिटल अलायंसेस ऑल्सो। तो वाजुक रूलर की जो बेटी थी, ही गॉट मैरिड टू द क्वीन ऑफ वाजुक रूलर्स, एंड हु वेयर द लोकल रूलर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिलासपुर विच इज प्रेजेंट पेंड्रा। अभी नया जिला बन गया वहां पे। कौन सा नया जिला बना है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाई। फिफ्थ शेड्यूल में उसके कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं? तीनों पक्का? श्योर? गुड। क्या फर्क है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के ब्लॉक्स उसमें? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल? वो तो कॉमन सी चीज है, वो हर कोई लिखेगा। हाँ। हाँ, तो डायरेक्टली पॉइंट बोला करो, आप जब लिखोगे ना एग्जाम में तो यही सब याद आएगा आपको, ये सब नहीं करना है। सबसे मेन पॉइंट क्या है? ऑटोनॉमी ज़्यादा दी गई है, इसीलिए वहाँ के बॉडी का नाम क्या है? एडवाइजरी काउंसिल फिफ्थ शेड्यूल में है। सिक्स वाले का नाम क्या है? हाँ, ऑटोनोमस बॉडी है, नाम मेरे से भी स्किप हो रहा है। ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल, टीएसी है वहाँ पे। और यहाँ क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, बस आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे एडवाइजरी रोल है काउंसिल का और वहाँ पे क्या है? ऑटोनोमस है। ये डिफरेंस याद रखना, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, सिक्स शेड्यूल में सारे सारे सिक्स स्टेट्स आते हैं क्या? कौन कौन से नहीं आते हैं? कौन कौन से आते हैं? चलो ठीक है, वो सब पॉलिटी की क्लास में आप लोग पढ़े होगे, अभी चलो आगे चलो, है ना। वो सब आपसे रिलेट करके याद रखना है ना, ऐसे ही सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो एनीवेज, वाजुक रूलर ने क्या किया? वाजुक रूलर, ही गॉट मैरिड टू द क्वीन ऑफ वाजुक रूलर एंड एक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ पेंड्रा। तो देखो, रतन देव के आने से बिलासपुर एक हब बन रहा है, बस ये याद रखना। तो पेंड्रा भी बिलासपुर के आसपास का एरिया है और रतनपुर तो ऑब्वियसली बिलासपुर में ही है, तो ये दोनों एरियाज को उसने डेवलप किया। किसने? रतन देव वन ने, ठीक है। अब ध्यान दो, रतनपुर गया है कोई? रतनपुर महामाया मंदिर तो गए होगे ना? गए हो? किसका मंदिर है वहां पे? हाँ, महामाया माता का मंदिर है ना। शक्तिपीठ है वो एक, कंधा गिरा था वहां पे। कंधा कंधा। शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना आप लोगों को, क्या है बताओ? हाँ, जब जब जलती हैं तो उनके बॉडी के अवशेष इधर उधर गिरते हैं, तो उनका जो कंधा है वो कहाँ जाके गिरा है? रतनपुर में। और वहीं पे क्या बना? महामाया रतन। ये सब पूछता है ना, ये सब मैं, आपके जो कल्चर का टॉपिक है ये सब। चलो, तो याद रखना फिर। तो रतनपुर में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे क्या देखने मिलेंगे? पॉन्ड्स एंड टैंक्स, ठीक है। जगदलपुर भी ऐसा एक एरिया जहाँ पे काफ़ी पॉन्ड एंड टैंक्स हैं। और दूसरा क्या है? रतनपुर। तो रतन देव वन ने रतनपुर में काफ़ी क्या बनाए थे? टैंक्स और पॉन्ड्स बनवाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसके आर्किटेक्चर में है, ही बिल्ट महामाया टेम्पल एट रतनपुर इन 11th सेंचुरी। सेंचुरी का नाम लेना तो आता होगा ना, यदि 1050 तो कौन सी सेंचुरी है वो? 11th सेंचुरी। यदि 950 तो कौन सी सेंचुरी है? 10th सेंचुरी है, ठीक है। तो 11th सेंचुरी में ही लेड द फाउंडिंग स्टोन ऑफ महामाया टेम्पल। अब देखो, महिषासुर मर्दानी टेम्पल आपने वहां भी पढ़ा था, और यहाँ भी कौन सा टेम्पल है? महिषासुर मर्दानी। लाफागढ़, चैतुरगढ़ सब आसपास का एरिया है, इसलिए बोला था वो काफी डिस्क्रिपेंसी है वहां पे, ठीक है। आगे लिखिए इसके, अच्छा इसके टेम्पल के बारे में देख लो पहले, फिर इसके कॉन्क्वेस्ट में आते हैं। तो ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि महामाया रतनपुर टेम्पल नगारा स्टाइल का है कि द्रविडियन स्टाइल का है? तो कैसा स्टाइल का टेम्पल है वो? नगारा स्टाइल। तो लिख लिख लेना इसको,
महामाया टेम्पल रतनपुर इज अ नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। कैसा स्टाइल है? नगारा स्टाइल है। तो नगारा स्टाइल में क्या होता है, एक बार देख लो इसको आप। तो नगारा स्टाइल के जो भी टेम्पल्स होंगे, आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा नगारा और द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक प्लिंथ होता है, प्लिंथ के ऊपर टेम्पल बना होता है। प्लिंथ मतलब फाउंडिंग स्टोन, उसके ऊपर क्या बना होता है, टेम्पल। अब टेम्पल में देखो सबसे पहले मंडप्स होते हैं। तो कितने मंडप्स हैं, 1 2 3। ये पैटर्न आपको हर नगारा स्टाइल के टेम्पल में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे मंडप्स आएंगे। मंडप के बाद ये जो मेन टेम्पल है इसको क्या बोलते हैं, शिकारा। क्या बोलते हैं इसको, शिकारा। ये देखो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यदि मैं टेम्पल में एंटर करता हूं तो क्या आएगा, पहले मंडप 1, फिर मंडप 2, फिर मंडप 3, और यहाँ पे फिर आप मेन किस में एंटर करोगे, शिकारा में। और शिकारा के ही अंदर देखो, यदि वर्टिकली मैं नीचे उतरता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा गर्भगृह। यदि मान लो शिकारा है तो यहीं पे नीचे क्या है, गर्भगृह। अब गर्भगृह तो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है गर्भगृह बताओ। जहाँ पे मेन आइडल होते हैं, जहाँ पे मेन भगवान निवास करते हैं। तो गर्भगृह के अंदर क्या होती है, आइडल या इमेज। समझ आई बात। तो ये ना पूछा जाता है, ये नगारा स्टाइल का ये आर्किटेक्ट है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और याद रखना, जब नगारा स्टाइल का टेम्पल बनता है तो जो शिखारा होता है ना, ये सीढ़ीनुमा नहीं होता। मतलब ये यहाँ पे आपको कटिंग्स नहीं मिलेगी, ये आपको सिंगल स्टोन मिलेगा। द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है, इसमें ऐसे स्टेप्स बने होते हैं ऐसा, लेकिन आपको ऐसे स्टेप्स किस में नहीं दिखेंगे, नगारा स्टाइल में। इसीलिए जब स्टेप्स बने होते हैं तो इनको बेस मिलता है। तो द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, और नगारा स्टाइल की हाइट कम होती है क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। समझ आई बात। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सपोज आप टेम्पल में एंटर करो, याद ऐसे रखना, यदि मान लो आपको मेन टेम्पल में एंटर करना है, यहाँ पे भगवान है, तो पहले वेटिंग हॉल होता है ना। तो कितने वेटिंग हॉल है, 1 2 3, और इसीलिए बनाया भी गया मंडप, ताकि श्रद्धालु क्या करें, धीरे धीरे, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी, धीरे धीरे एंटर कर सके। समझ आ गया, क्लियर है। और इसके ऊपर एक कलश की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, कलश। उसको अमलक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, अमलक। तो हर नगर स्टाइल में आपको ये फीचर्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, बोलो एक बार। मंडप 1, मंडप 2, मंडप 3, फिर शिखर। शिखर के वर्टिकली अंदर क्या मिलेगा, गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर भगवान का निवास है। तो आइडल विल बी स्टैचू या विल बी सिचुएटेड इनसाइड द गर्भगृह, एंड टॉप ऑफ द नगारा विल बी अमलक। अमलक एक कलश होता है जो नगारा स्टाइल के टॉप में होता है, शिखर के टॉप में होता है। क्लियर है। तो इस स्टाइल के टेम्पल को क्या बोलते हैं, नगारा स्टाइल। क्लियर। ये एक रफ एंड डायग्राम बना के रख लिया। नहीं, जितना बताया उतना ही पढ़ो, बाकी कुछ नहीं है। उसको मत लिखो अभी, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, क्योंकि रतन अभी मंदिर के अंदर लेके जाऊंगा आपको। मंदिर के अंदर जो आइडल है उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा महिषासुर मर्दानी क्या होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। तो किसने बनवाया था ये रतनपुर का टेम्पल, रतन देव, ठीक है, रतन देव 1। अब एक बार आप इस टेम्पल को देख लो। तो ये मेन टेम्पल है, ये पॉन्ड है, पॉन्ड भी उसी ने बनवाया था, रतन देव ने। तो सिटी ऑफ पॉन्ड भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पॉन्ड एंड टेम्पल्स। रतनपुर काफ़ी छोटा सा जगह है, वहाँ पे काफ़ी सारे पॉन्ड्स हैं, यदि आप गए होगे तो ध्यान होगा आपको, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या क्या है। वहाँ पे ड्वेल स्टैचू है किसकी, महामाया मंदिर की। किसकी, किसकी मूर्ति है, महामाया। अब महामाया मूर्ति, ये जो महामाया की मूर्ति है, इसी को बोलते हैं महिषासुर मर्दानी। कितनी कितनी देवियां, देवी आइडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 2। देखो ये दिख रहा है कि नहीं, ये 1 और ये 2। नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है ना। तो क्या बोलते हैं मूर्ति है, इसी को क्या बोला गया, महामाया देवी। कौन सी देवी है ये, महामाया देवी। क्लियर है। तो महामाया देवी में 2 स्टैचू है। द फ्रंट इज कॉल्ड महिषासुर मर्दानी, एंड द हिंड जो पीछे स्टैचू वो कौन सी माँ की है, सरस्वती।
तो ये वाली जो है ये कौन सी है, महिषासुर मर्दानी। और जो पीछे जो छुपी है कौन सी है, सरस्वती। और दोनों को मिला के कौन से स्टैचू बना, महामाया। तो महामाया टेम्पल में जो स्टैचू है वो दो देवी माँ का स्टैचू है। क्लियर है? सो देर इज अ डुअल स्टैचू ऑफ महामाया इनसाइड द मेन टेम्पल कैंपस फेसिंग द फेमस कांथा देवी देवल टेम्पल। अभी ये भी क्या मैं बताऊंगा। सो देर इज डुअल स्टैचू ऑफ महामाया। द फ्रंट स्टैचू इज कॉल्ड महिषासुर मर्दानी एंड द हिंड स्टैचू इज बिलीव टू बी द गॉडेस सरस्वती। और दोनों मिला के कौन सी माता बनी, महामाया। आया समझ में? ये क्लियर है? कहीं लिख लो। देखो आप एक चीज समझो, आपको लग रहा हो क्या फालतू की चीज पढ़ा रहा है, लेकिन ये सब सवाल बनता है बेटा। ये सब मैं आपको बोल दूंगा ना कि महामाया टेम्पल यहाँ पे है, आप कभी इसको लिख नहीं पाओगे। ठीक है? आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का मेरे हिसाब से तो ना कोई इतिहास है, कोई इतिहास नहीं छत्तीसगढ़ का, सब बनाया गया है। कल्चर बहुत है, इतिहास के नाम पे सब इधर उधर से कहानी जोड़ी जाती है। समझ आ रही बात? तो जो बता रहा हूँ उसको ना लिख लिया करो। मैं ऐसे ही आपको बहुत एलिमिनेट करके फैक्ट्स लिखवा रहा हूँ। यदि मान लो आपसे लिखने आ जाएगा, चलो 60 वर्ड में लिखो, राइट अ नोट ऑन रतनपुर टेम्पल। तो यदि आपको कोई पॉइंट ही नहीं तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट यदि आप अब लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 11th सेंचुरी बाई रतन देव वन। पहला पॉइंट ये आपने लिख दिया, आपका वहीं पे आधा नंबर पक गया। फिर अब आगे आओ, इट इज़ अ नगारा स्टाइल टेम्पल। फिर और आगे आप मंदिर के अंदर घुसो। यदि मान लो 60 वर्ड में लिखना है तो और लिखना पड़ेगा ना आपको, तब अंदर घुसना पड़ेगा मंदिर के। तो फिर अंदर घुस के क्या लिखोगे, देयर इज अ डुअल स्टैचू ऑफ महामाया मंदिर, द फ्रंट स्टैचू इज ऑफ महा हाँ महिषासुर मर्दनी एंड द हिंड स्टैचू इज ऑफ सरस्वती देवी। ठीक है? अब आगे लिखो, देयर इज अनदर टेम्पल विच इज इक्वली हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट एंड द अदर टेम्पल इज कांथी देवल टेम्पल। ये देखो, ये है कांथी देवल टेम्पल। कांथी देवल टेम्पल, इट इज एन octagonal temple. It is in octagonal shape and surrounded by a pond. Surrounded by pond. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ नगारा एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। इट इज मिक्सचर ऑफ नगारा एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। इसलिए क्योंकि इसे बनाया नगारा स्टाइल में गया है, लेकिन इसमें जो ईंटें यूज की गई वो रेड स्टोन है, रेड सैंड स्टोन। ठीक है? विच रिफ्लेक्ट्स, क्योंकि मुगल की जो बिल्डिंग्स बनती थी वो रेड सैंड स्टोन से ज़्यादा बनती थी। तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है वो मुगल टाइम पीरियड में भी हुआ है। समझ आई बात? किसका? कांथी देवल टेम्पल का। सो इट इज बिलीव दैट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो नगारा रिफ्लेक्ट्स द हिंदू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड रेड स्टोन रिफ्लेक्ट्स मुगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, combination of both. So it is believed that it has been renovated in the later history, यानी मुगल टाइम में इसको रेनोवेट किया गया था, ऐसा माना जाता है। समझ आई बात? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो कल्चर का मिक्सचर है यहाँ पे, इंडो मुस्लिम कल्चर का मिक्सचर दिखता है इस टेम्पल में, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये उसी प्रीमाइसेस के अंदर है। किस प्रीमाइसेस के अंदर? महामाया टेम्पल के अंदर। क्लियर हुआ? समझ आई बात? और ये सब किसने बनवाया था? रतन देव। ठीक है? अगला लिखो, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रतन देव वन। तो उसमें लिखिएगा, ही मर्ज्ड सिरपुर बाय डिफीटिंग सोमवंशी। सोमवंशी किंग का नाम लिखिएगा उद्योत केशरी। उद्योत केशरी, ये देखो यहां लिखा है, ही मर्ज्ड सिरपुर। सिरपुर कहाँ है? और महासमुंद आप देखोगे तो उड़ीसा से लगा हुआ एरिया है। ठीक है? उड़ीसा से लगा हुआ एरिया है ना। तो उड़ीसा के जो सोमवंशी थे उनका एक राजा कौन था? उद्योत केशरी। तो उसकी टेरिटरी थी सिरपुर, तो उसको इसने एक्वायर कर लिया था। किसने? रतन देव वन ने। सो रतन देव वन एक्वायर्ड सिरपुर फ्रॉम सोम डायनेस्टी एंड द नेम ऑफ किंग वॉज उद्योत केशरी। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यू शुड रिमेंबर कि ही एक्वायर्ड टेरिटरी फ्रॉम सोमवंशी। ये याद रखना, नाम भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ उसका रोल आपको पता होना चाहिए कि उसने एक्सपेंड किया था, रतनपुर से सिरपुर तक लेके गया था डायनेस्टी।
क्लियर यहाँ तक? चले आगे। काम करते हैं आज ये पृथ्वी देव तक करते हैं, नहीं तो ना पूरा खिचड़ी हो जाएगा। कल आप क्या करोगे? कल आप एक आंसर लिख के लेके आओगे कि हाउ कलचुरी डायनेस्टी इवॉल्व इन छत्तीसगढ़। ठीक है? चलो अभी आप पृथ्वी देव वन तक कर लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। एक बार रिकॉल करो, सबसे पहले बिना देखे बताओ सबसे पहले कौन आया था? हाँ ठीक है, सबसे पहले कौन आया? कृष्णराज। कृष्णराज के बाद शंकरगढ़। शंकरगढ़ के बाद बुद्धराज के बाद क्या इवेंट हुआ? डार्क एज। क्यों डार्क एज आया? किससे हार गए थे? चालुक्य से। फिर कौन सा पीरियड आता है? कंसोलिडेशन। ईयर क्या है? 75 से 980। ठीक है। कंसोलिडेशन में आपको दो डायनेस्टी याद रखनी, कौन कौन सी? है और चेदी। है का रूलर कौन था? ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सदर्न कॉन्क्वेस्ट बेसिकली इन कर्नाटका रीजन। ठीक है। और सेंट्रल और मालवा रीजन में कौन सी डायनेस्टी पनपती है? छेदी डायनेस्टी। प्रेजेंट टाइम का देखोगे तो मालवा विच इज इन मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा। तो ये सब डायनेस्टी में कौन, ये सब एरिया को कौन रूल करेगी? चेदी डायनेस्टी। फाउंडर वाज वामन, प्रिमिटिव मैन, एंड द कंसोलिडेशन वाज डन बाय कोकल देव वन। कोकल देव वन सेंड वमन राज वन की टू, सॉरी शंकरगढ़, शंकरगढ़ वन, शंकरगढ़ टू, हाँ सॉरी टू पाली which is in Korba, and he was the first ruler in, मतलब he conquered that Pali region, but it was regained by Somvanshi, and then later on with the effort of Lakshman and Kokal Dev too, they again recaptured this their territory and appointed on throne, किसको अपॉइंट किया था? कलिंगराज। तो द फर्स्ट रूलर कौन बना? कलिंगराज वन। ठीक है, कलिंगराज ने फिर उसने कैपिटल तुमान को बना दिया। अल बरूनी में उसका नाम जिक्र है, फॉरेन ट्रेवलर तो इंपॉर्टेंट है। फिर कलिंगराज के बाद कौन आया? कमलराज। क्या इंपॉर्टेंट है कमलराज का? असिस्टेड होम? गंगदेव। गंगदेव कौन था और क्यों असिस्ट किया उसे? कौन सा रीजन? चालुक्य, कल्याणी। कल्याणी ऑफ चालुक्यास। बोलने से याद होता है इसलिए बुलवाता हूं आपसे, सब लिखे हो ना ये सब। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रतन देव वन। क्या किया इसने? शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कुम्मान टू रतनपुर। ठीक है, एंड ऑल्सो बिल्ड रतनपुर महामाया टेम्पल विच इज एन अगारास्टाइन टेम्पल। फिर महामाया टेम्पल के अंदर हमने देखा महिषासुर मर्दानी टेम्पल और महामाया। ठीक है। हाँ, उसके बाद अब कौन आ गया? पृथ्वीदेव। लिखो अब इसका। देखो इसने संपूर्ण पृथ्वी को रूल किया, ऐसा याद रखो। तो इसने कौन सी उपाधि ली? उपाधि के ऊपर क्वेश्चन आता है। ही टुक द टाइटल ऑफ सकल कोसलाधिपति। किसकी उपाधि ली इसने? सकल कोसलाधिपति। ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री ने भी ली थी किसी एक राजा ने। क्या नाम था उसका? देखो, अरे मैं याद करवाया था आपको। कौन सी डायनेस्टी का है वो? पांडु डायनेस्टी का। ठीक है। उसके बाद लिखो पृथ्वीदेव वन। तो देखो ये याद हो जाएगा। पूरी सकल मतलब क्या होता है? कंप्लीट, होलिस्टिक। कोसलाधिपति मतलब पूरा कोसल, छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्र क्या था? कोसल राज्य था। तो इसने पूरे छत्तीसगढ़ को एक्वायर किया, इसलिए कौन सी उपाधि ली इसने? सकल कोसलाधिपति। सो दिस टाइटल गिव्स इंफॉर्मेशन दैट ही एक्वायर्ड सदर्न छत्तीसगढ़ ऑल्सो। अभी तक देखो तुम्बान, बिलासपुर सब आप देखोगे तो मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो ये छत्तीसगढ़ के एक्सटेंशन, छत्तीसगढ़ के एरिया को और एक्सटेंड करता है। ही ब्रॉट मोर एरिया इनटू कल्चुरी डायनेस्टी। सकल कोसलाधिपति की उपाधि लेता है। ठीक है। आगे देखो, जो रतनपुर का सबसे बड़ा जो पॉन्ड है, ओशियन लाइक पॉन्ड, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट पॉन्ड।
पृथ्वीदेव 1। ठीक है, अब ये स्टार मार के लिखना, ही बिल्ट फोर्ट एट चैतुरगढ़ लाफागढ़। छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ है ना, उसमें से एक गढ़ कौन सा है? चैतुरगढ़। कौन से जिले में है? कोरबा। तो चैतुरगढ़ लाफागढ़ की स्थापना, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ चैतुरगढ़ एंड लाफागढ़, द फोर्ट, ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ चैतुरगढ़ लाफागढ़। कौन? पृथ्वीदेव 1। So he took the title of Sakal Kosladipati. He built ocean-like pond in Ratanpur, and he also built the fort at चैतुरगढ़ लाफागढ़। जो जो पॉइंट मैं स्किप किया मैं आपको बाद में याद करवाऊंगा, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाओ। ये सब नहीं भूलना, ये सब भूल भी जाओगे, कहीं पूछा नहीं है कभी, लेकिन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब पूछता है, मल्टीपल टाइम्स आया एग्जाम में। ठीक है, लिखो अब इसके बारे में लिखो। लिखिए, it is considered one of the important natural fort, it is considered one of the important natural forts। छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत किला यही है। इट हैज 3 मेन एंट्रेंसेस, ये लिखना याद ध्यान से। दिस फोर्ट हैज 3 मेन एंट्रेंसेस, इसके 3 मुख्य द्वार हैं। लिखिए, पहला मेनका, दूसरा हुमकारा, तीसरा सिंह द्वार। अंडरलाइन कर दिया मैंने, इसको नोट कर लेना। मेनका, हुमकारा, सिंह द्वार, these are the 3 main entries of या entrance of चैतुरगढ़ फोर्ट। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या? लिख दे रहा हूं, मेनका, हुमकारा और सिंह द्वार। ठीक है, चलो अब आगे चलो। यहां पे भी आपको किसके टेम्पल मिलेगा? महिषासुर मर्दानी, विच इज हैविंग 12 हैंड्स। तो देखो, एक आपने देखा, एक कहाँ था? रतनपुर में था, रतनपुर में था ना एक महिषासुर मर्द, है ना? और यहाँ पे भी है, चैतुरगढ़ में भी है। ठीक है, उसके कितने हाथ हैं? 12 हैंड्स। एंड अनदर केव, यदि आपको इस मंदिर में आए तो यू हैव टू पास थ्रू अ केव, दैट केव इज नोन एज शंकर गुफा। 3 किलोमीटर की लंबी गुफा है। तो गुफा का निर्माण और 12 हैंड महिषासुर मर्दानी टेम्पल फॉर्मेशन, ही बिल्ड ऑल्सो महिषासुर मर्दानी टेम्पल एंड ऑल्सो चैतुरगढ़ लाफागढ़ फोर्ट। तो ये सब किसकी, किसके कंट्रीब्यूशंस है? पृथ्वीदेव 1। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, तो ये देखो, इनफैक्ट ना आप ये 2-3 नाम याद रखना, अमोड़ा कॉपर प्लेट और रतनपुर इंस्क्रिप्शन, रायपुर इंस्क्रिप्शन और लाफागढ़ इंस्क्रिप्शन। यदि मान लो कहीं पे भी भूलते हो कि कलचुरी का एविडेंस कहाँ से मिला, तो ये 3-4 नाम हर जगह कॉमन मिलेगा आपको। क्या क्या? अमोड़ा कॉपर प्लेट, रायपुर एंड रतनपुर इंस्क्रिप्शन और लाफागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, यदि आप देखोगे सब बिलासपुर कोरबा के आसपास के क्षेत्र हैं, क्योंकि ये इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, इनका मेन कंसंट्रेटेड एरिया था। क्लियर हुआ? कलचुरी बहुत बड़ी डायनेस्टी है और छत्तीसगढ़ का मिडिवल हिस्ट्री का 60% कलचुरीज है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कलचुरीज जबलपुर में कब आया, फिर छत्तीसगढ़ में कौन आया, कौन किसको रिप्लेस किया। तो ये स्टोरी लाइन एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो आज यहीं तक रख रहा हूँ, अगले क्लास में ना इसको ख़त्म करेंगे और फिर कलचुरी, अगले क्लास में कलचुरी ख़त्म हो जाएगा, फिर 2-3 क्लास और लगेगी कलचुरी एडमिनिस्ट्रेशन, कलचुरी आर्किटेक्ट को समझने के लिए। थोड़ा बहुत मैं पैरेलली कराते जाऊँगा, जैसे नगारा स्टाइल, रतनपुर, ये सब कलचुरी आर्किटेक्ट में ही आता है, और भी बहुत सारे हैं जो एक साथ लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब कल याद से आंसर क्या लिख के लेके आओगे? हाँ, ठीक है, और कोशिश करना कि आप विद इन 100 वर्ड्स कंप्लीट कर सको आंसर, विद इन 100 वर्ड्स। ठीक है, अब बताओ, कल का जो मैं होमवर्क दिया था लिख के लाए हो? पहले बताओ होमवर्क क्या दिया था? और एक
बस फेस्टिवल, उसके पहले था ना एंशियंट रीजनल डायनेस्टी, वो लिख लियो सब कोई। हाँ फेस्टिवल वाला दिखाओ। लूनर कैलेंडर वाइज है ये। लूनर कैलेंडर वाइज मतलब ऐसे लिखिएगा। देखो ये लिखिए चैत, चैत में कौन कौन सा आता है? आठ इतिहास सर्व। हाँ अब देखो ये तुम लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ। मान लो कभी ऐसा नहीं से चैत माह में मान लो 2 नंबर का है, मान लो वही क्वेश्चन 60 नंबर, तो 2 लाइन लिख लो। ठीक है, चलो मार्टिन ध्यान के बारे में क्या लिखो बोल के बताओ। ठीक है, कब बनाया था? लिखिए और कब बनाया। ये लिख कर कब चलेगा? ये आपको दे दिस रिलेटेड इज शुक्ल पक्ष ऑफ चैत। ये आप इतना ही लेके आ जाओगे ना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, याद आप सारे पॉइंट। मैं क्या कोई बोला था, लूनर कैलेंडर वाइज लिख उसमें का नाम लिखा। मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। तो आप कहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं रहे, पॉइंट नहीं लिखना, लेकिन पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन लिखना चाहिए ना, रैंडम कुछ भी नहीं लिखना। वैशाख, जैस, आषाढ़। कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है बताओ मुझे। लिखा है तुमने? बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बस्तर। और यदि मान लो याद नहीं आ रहा है कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, क्या मारोगे? बोला बताओ कब मनाया जाता है? सर पोला क्यों मनाते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ पोला। कब मनाया जाता है? हाँ कौन सी वहाँ हर महीने आता है। भादो। बी से बुल, बी से बुल क्यों बोला मैं? बोला है, समझ आया? और हाँ देखो ये बढ़िया देखिए, ये आपको मान लो 60 वर्ड में लिखा तो चैत्र शुक्ल 9th डे, फेस्टिवल 9th डे, डिटेल भी लिख दी यार। ठीक है मैंने आप शुरू फिर यदि हम लोग पुत्र पुत्र विवाह छोड़ दिए, सब याद है?
विजयदशमी कौन से महीने मनाते हैं? चलो आज यहीं तक रखते हैं। हाँ? एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर आपकी क्लास है।